तो 2-3 काम इकट्ठे करते चलो, प्यार बांटते चलो, कुछ मित्र बनाते चलो। अगर बुढ़ापे में परमात्मा नहीं मिला तो कम से कम चाय तो मिलेगी। इसमें एक प्रश्न लिखा हुआ है, क्या सखा जी फिर अब हम आती जाती सांसों को देखें? तुम्हारी सांसों को देख के तुम क्या कर लो? तुम अपने विचारों की गंदगी नहीं देख पा रहे, तुम अभी हिंदू मुस्लिम हो ये नहीं देख पा रहे। आती जाती सांसों को देखने की तब बात आएगी जब पहले अपनी सारी बदतमीजियों को देख लो। एक चीज सबसे व्यर्थ है आपके पास, आपके जीवन में, वो है आपकी जात। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मैं आपका कोई गुरु नहीं हूं, और उस टाइप का तो बिल्कुल ही नहीं हूं कि आपके माथे पे हाथ रख के आपको कुछ दे दूं, क्योंकि जो रख रहे थे वो भी कुछ नहीं दे पाए किसी को। वही बातें करके आज तक धर्म जगत में धंधे किए गए हैं। कोई ऐसी विधि बता दीजिए सखा जी आप कि वो मैं करूं और उसके बाद कोई विचार ना आए। खाओ सो, खाओ सो, खाओ सो, बैठो कि सिले लब हों और आंखें भी हों पत्थर, तुम्हारी महफिलों को मैं खाना बना रहा हूं। और मैं गया कि कोई तुम्हें परमात्मा ना मिले, अरे कम से कम अच्छे दोस्त मिल जाए। साकी की थी तलाश तुम्हें, लो अब आ गया हूं मैं, देखो मेरी आंखों में क्या पिला रहा हूं। आपने एक प्रश्न पूछा इसमें कि विचार आते हैं क्या करें। कौन सा विचार आता है ये तो बताया नहीं। किस स्त्री का विचार आता है ये तो बताया नहीं। मरे हुए मस्तिष्क में ही विचार नहीं आते, जीवित हो तो विचार आएंगे। जिसमें तुम खुद को पीड़ा में डालो वो है सत्य, और जिसमें तुम दूसरों को पीड़ा डालते हो वो चाहे कितना भी सत्य क्यों ना हो, वो सत्य नहीं है, वो झूठ है। आप सबको देख लो, सब पैसे के पीछे पागल। जिन मोदी जी के पास पूरा देश है वो अभी भी लूटने पे लगे पड़े। मैं विज्ञान का विरोधी हूं, क्योंकि वही विज्ञान एक दिन हम सबको समाप्ति की तरफ लेके जा रहा है। कोई भी तो वो काम नहीं कर रहा जिस काम के लिए वो बना है। इसलिए विज्ञान से मैं सहमत हूं, धर्म से मैं सहमत हूं, क्योंकि धर्म हमारे मस्तिष्क के सॉफ्टवेयर को आनंदित बनाने का, हमारे जीवन को थोड़ी बेहतर कार्य प्रणाली में जीने के लिए बहुत सारी समझ देता है। अरे अरे बैठे हैं, कोई यहाँ टीचर थोड़ी ना आ गया है। ठीक है जी, प्रणाम आप सबको। यहाँ खाना तो नहीं पड़ेगा? ओके। बहुत बहुत धन्यवाद ये सब प्यारी भेंटों के लिए। ये बेटा आ रही है। तो सबसे पहले तो चर्चा आरंभ हो, आप अपना देख लीजिए सब सही है, फिर बीच में टोकिएगा नहीं। रू आपको बोल रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कह देना चाहता हूं कि मैं कोई गुरु नहीं हूं। शुरुआत मैं यहीं से करूंगा, क्योंकि वास्तव में ये है कि कोई गुरु आपको तब तक कुछ नहीं दे सकता जब तक आप उसके साथ, उसके प्रेम में होके उसके साथ जीवन ना बिताएं। और मैं ये जानता हूं कि आप सबको अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो आप सबके जीवन में मैं वो धक्का देना नहीं चाहता। यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ सिर्फ अपने जीवन के अनुभवों को बताने, और आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वहाँ क्या कौन कौन सी बातें भ्रम हैं और कौन सी यथार्थ जो मेरे अनुभव से गुजरी, हो सकता है कि वो सही भी हो गलत भी हो, लेकिन जो मेरे अनुभव से गुजरी हैं वो मैं निश्चित ही बड़ी ईमानदारी के साथ आपके बीच रखूंगा, ताकि आप चुनाव कर सको कि आप जिस रास्ते पे बढ़ रहे हो उस रास्ते पे आपकी यात्रा किस प्रकार होने वाली है, किन अड़चनों के साथ, किन सुविधाओं के साथ और किन भ्रमों के साथ।
तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरे इस रवैये से, जो कि थोड़ा सा शुष्क सा नज़र आ सकता है, उससे आप उसी ढंग से परिचित होंगे जिस ढंग से सत्य से हुआ जाता है। जैसे मेरा मानना शुरू से ये है कि सत्य को सबसे ज्यादा नुकसान काव्य ने पहुंचाया। काव्य ने सत्य को मौज मस्ती करना सिखा दिया, और सत्य जो है वो मौज मस्ती निश्चित ही कराता है, लेकिन तब जब आप उसे पूर्णता अपने आलिंगन में ले पाएं। उससे पहले सत्य अगर मौज मस्ती का कारण बना तो वो आपके जीवन में आपके समय की बर्बादी का कारण बनता है, और बहुत जल्द ही आपको एहसास होता है कि एक दिन आप धोबी के कुत्ते की तरह हो गए, न घर के न घाट के, ना आपको संसार मिलता है और ना ही धर्म में वो सब जिसकी बातें बहुत सारे गुरु आप लोगों से कह के गए। तो मेरी बातें शुष्क होंगी, काव्यात्मक नहीं होंगी, बिल्कुल सांख्य के अनुरूप होंगी कि 2 दूनी 4। मैं बिल्कुल भी इसमें कविताएं पढ़ के 2 दूनी 1000 नहीं बनाऊंगा। तो क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले तो कुछ प्रश्न हैं, मैं उन्हें पढ़ लेता हूं और फिर ये भी बताऊंगा कि उन प्रश्नों के उत्तर मैं भी दूंगा या नहीं दूंगा। एक है कि नींद की समस्या हो रही है, मोबाइल चलाते थे, रात में लेट सोते थे, अब यहाँ सभी ज़्यादातर दिन में सोते हैं, हमें नींद नहीं आती, नींद कैसे पूरी करें? ये इनके उत्तर अभी बातों बातों में आपको मिलेंगे। तो दूसरा प्रश्न है, मौन में रहकर विचार ज़्यादा आ रहे हैं, दृष्टि स्थिर करते हैं तो विचार थम जाते हैं, अन्यथा विचार बहुत आ रहे हैं, विचारों को स्थिर कैसे करें? तीसरा प्रश्न है, सखा नमस्ते, जैसे हम मौन में हैं तो ध्यान कर सकते हैं क्या, और ध्यान हमें सांसों को देखने पर लगाना है या आज्ञा चक्र पर? कृपया मेरा कंफ्यूजन दूर करें। ये 3 प्रश्न हैं, और मुझे मालूम है कि ये 3 प्रश्न तो साहसी लोग होंगे जिन्होंने लिख दिए हैं, तो सबके अंदर प्रश्न, लेकिन पहले तमाशा देख लेते हैं, पता नहीं प्रश्न का उत्तर क्या मिलता है, तो इसलिए बहुत से लोग केवल एक दृष्टा बन के जीना चाहते हैं। चलिए आज मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से कुछ सत्य से परिचित करा रहा हूं, और वो ऐसे सत्य हैं कि धर्म की पूरी धारणा को हिला देने वाले। पूरी धारणा, धर्म की सारी धारणा इस बात पर टिकी हुई है कि हमारे अंदर कोई आत्मा नाम की चीज होती है। तो आत्मा यानी क्या? क्या ये शरीर आत्मा है? क्या इसमें चलने वाले इमोशंस आत्मा है? क्या हमारा दिमाग जिस कार्य प्रणाली से चलता है वो आत्मा है? तो फिर क्या है? विज्ञान ने अभी बहुत सारी खोजें की। मैं बहुत सी बातों से विज्ञान की सहमत होता हूं, बहुत से नहीं होता हूं, लेकिन यहां पे वैज्ञानिक आधार पर बात करेंगे ताकि किसी के अंदर कोई प्रश्न उठे तो उसका उसी ढंग से उत्तर दिया जा सके। सन 1900 तक, यानी कि आज से लगभग 120 साल पहले तक, मनुष्य का जीवन, उसकी औसत आयु वैज्ञानिक जो आकलन किए थे उसके हिसाब से मात्र 32 वर्ष थी। मात्र 32 वर्ष औसत आयु। औसत आयु तो आप समझते होंगे, वैज्ञानिकों के निकालने के अपने ढंग हैं कि औसत आयु उन्होंने निकाली 32 वर्ष थी। आज 120 साल बाद औसत आयु 70 साल, यानी कि 100 साल में वैज्ञानिकों ने वो आयु दुगनी कर दी। अभी एक लगता है कि क्या और आयु बढ़ेगी? तो आदमी मरता क्यों है? आदमी मरता है ज्यादातर उसके ऑर्गन्स में दिक्कत आती है, किसी की किडनी खराब, किसी का लीवर खराब, किसी का हार्ट खराब, किसी की और कुछ, और वो मर जाता है। वैज्ञानिक बहुत तेजी से नए नए काम कर रहे हैं, और जिसमें एक आया है वो काम है, जिस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए, एक 3D प्रिंटर आता है जिसमें वस्तुओं को प्रिंट करके निकाला जा सकता है तुरंत। जैसे ये यहाँ रखा हुआ है,
तो ये तुरंत ही प्रिंट करके निकाला जा सकता है। ये तो प्रिंटर है जो बाहर की वस्तुओं के लिए है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब धीरे धीरे खोज कर ली है कि वो ऑर्गन का भी 3D प्रिंटर बना रहे हैं, और वो ऐसे काम करेगा कि आपकी बॉडी का एक छोटा सा टिश्यू लिया जाएगा और उस मशीन में लगाया जाएगा। तो फिर अगर आप हार्ट बनवाना चाहते हैं वो हार्ट बना देगा, वो लीवर बनाना है लीवर, किडनी बनाना है किडनी। यानी कि 50 साल मैक्सिमम लगेंगे, ऐसा हो जाएगा कि आप लोग किसी भी बीमारी से बीमार हों, आपको ऑर्गन लेने के लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस ऑर्डर करिए कि आज यहाँ हमारे हार्ट में प्रॉब्लम आई, ऑर्डर किया और कल सुबह एक हार्ट मिल जाएगा, और वह गए दुकान पे और जाके चेंज करवा लिया, फिर घूम रहे हैं। लगेगा आप लोगों को ये कैसी बात है, लेकिन ये प्रूव्ड है, ऐसा होने वाला है। आप लोगों के लिए अभी ये बात बड़ी हो सकती है, लेकिन विज्ञान जिस दिशा में बढ़ रहा है, मैक्सिमम 50 साल बोल रहा हूं, हर आदमी के लिए दुकानें जगह जगह खुल जाएंगी जहां पे हार्ट बन रहे होंगे, जहां पे लीवर और किडनी बन रही होंगी। तो आपकी उम्र कम से कम 100-125 साल इजी हो जाएगी। आसानी से आप 100-125 साल जी सकते हैं। लेकिन क्या 125 साल जीना काफी है? तो वैज्ञानिकों ने खोज की कि शरीर के ऑर्गन तो हम बना सकते हैं, लेकिन एक चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो है मस्तिष्क। इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है। और मस्तिष्क एक ऐसा है जो समय के साथ साथ यादें खोने लगती हैं, याददाश्त खोने लग जाता है। आपने बहुत बुजुर्ग देखे होंगे जिनकी याद जाने लगती है। तो वैज्ञानिकों ने यहाँ पे एक नया काम किया। उन्होंने काम ये किया कि अभी एलन मस्क ने एक चिप बनाई जो कि माइंड में लगाई जाती। तो उन्होंने एक बंदर पे एक्सपेरिमेंट किया कि एक बंदर को उन्होंने कोई शॉक दिए, फॉर एग्जाम्पल शॉक दिए। उन्होंने एक उसको नीली लाइट दिखाई और उसी वक्त शॉक दिया। तो नीली लाइट जली और शॉक, नीली लाइट जली और शॉक। तो बंदर एकदम नीली लाइट जलते ही डरने लगा कि उसको शॉक दिए जा रहे हैं, उसे शॉक फील होने लगा। और ये मेमोरी उसके मस्तिष्क से उन्होंने एक चिप में ले ली और उस चिप को उन्होंने फिर एक चूहे के मस्तिष्क से जोड़ा। अब देखिए बंदर कहां और चूहा, और चूहे के मस्तिष्क से जोड़ने के बाद उन्होंने उसको उसमें ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर करने के बाद बंदर को जो अनुभव हो रहा था लाइट देख के, चूहे ने कभी भी नीली लाइट नहीं देखी थी, लेकिन जब भी नीली लाइट जलती थी चूहे को एकदम शॉक लगता था। यानी कि आपकी मेमोरी ट्रांसफर हो सकती है। ये भी 10-20 सालों में हो जाएगा, मतलब 50 साल में जब तक हार्ट बनेगा तब तक 10-20 साल में ये एलन मस्क इसको कर लेंगे पूरे तरीके से। अब यहां पे जिंदगी आपकी क्या हो जाएगी? यहां पे आपकी जिंदगी ये हो जाएगी कि फिर आपको एमबीए करने के लिए किसी इंस्टीट्यूशन में 10 साल पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। एक एमबीए करे हुए आदमी की मेमोरी आपके दिमाग में ट्रांसफर की जा सकती है। फिर आपको हेलीकॉप्टर चलाने के लिए कोई कोर्स नहीं करना है। आपके दिमाग में बैठे बैठे वो किसी हेलीकॉप्टर चलाने वाले की मेमोरी डाली जा सकती है। फिर आपको गिटार बजाने के लिए ट्रेनिंग नहीं लेनी है। आपके दिमाग में वो एक गिटारिस्ट की मेमोरी डाली जा सकती है और आप बेहतर गिटार बजाने लग जाएंगे बिना किसी अनुभव के। सोच के देखो ये कौन सी दुनिया होगी। अब ये दुनिया जिस दिन हो जाएगी, जिस दिन ये दुनिया हो जाएगी कि आपकी मेमोरी को पूरे तरीके से किसी एक जगह रखा जा सकता है और आपके शरीर के सभी ऑर्गन बदल के, जो भी ऑर्गन, जैसे अभी भी देख लीजिए आप, हड्डी टूटी लोहे का डाल दिया जाती है रॉड, तो यानी कि आपका पूरा स्केलेटन जो है वो वैज्ञानिक तैयार कर सकते हैं और बाद में उसमें चिप लगा के डाल सकते हैं। यानी कि आप मर भी गए फिर भी चाहें आप जिंदा हैं। लेकिन यहां पे सोचने वाली बात यह है कि फिर किसी के अंदर यह विचार आ सकता है कि फिर इनके शरीरों की जरूरत ही क्या है।
इनको सबको सारों की मेमोरी ले लो और कंप्यूटर में डाल के छोड़ दो, सब लोग कंप्यूटर के अंदर रहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि सखा ने एक मौन शिविर किया हुआ है, वहां सखा की जरूरत है। अब सखा का जो है वो अमेरिका के अंदर कंप्यूटर में सखा रह रहे हैं, वो तुरंत वहां से टेलीप्रॉम्प्टर करने की जरूरत भी नहीं, हमारे इसी आश्रम में मेरा एक पुतला टाइप का होगा, वहां उसमें मेमोरी ट्रांसफर करेंगे और वो पुतला बाहर आके आप लोगों को लेक्चर देने लगेगा सखा बन के। ये है वो दुनिया जो अब होने जा रही है। और इस दुनिया के होने के पीछे कौन लोग कारण हैं, तो आप लोगों में से बहुत लोग कहेंगे एआई कारण है, मशीनें कारण है। नहीं, आप में से कितने लोग हैं जिनके नीचे 5-10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं? वो थोड़ा हाथ उठाएं। काफी लोग। आप सबको एक अनुभव होगा कि दूसरों से काम करवाना कितना मुश्किल काम है कि नहीं? क्योंकि हर आदमी अपने काम को करना ही नहीं चाहता जो उसे दिया गया है। वो आजकल एक ऐड आ रहा है फेविकोल का कि कुर्सी पे निगाह, उन्हें कहा चपरासी की निगाह बाबू की कुर्सी पे, बाबू की निगाह मैनेजर की कुर्सी पे, मैनेजर की निगाह मालिक की कुर्सी पे, सबकी निगाह दूसरी कुर्सी पे। अपनी कुर्सी का काम कोई कर ही नहीं रहा। और हम सब ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ कारण। मैं पहले सारी बातों की भूमिका बना रहा हूं, फिर आप लोगों से पूरी और बात भी करूंगा। आप लोग ये सब काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप सबको बहुत सारा सोना खरीदना है और बहुत सारे हीरे चाहिए और जीवन में बहुत सारी कारें चाहिए, बहुत कुछ ऐसा चाहिए जो आपको बताया गया कि बड़ा कीमती है। चलिए उससे भी परिचित करा देते हैं, कीमती चीजों से। वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग की थ्योरी के तहत जब वो बिग बैंग बनना आरंभ हुआ तो एंटी मैटर और मैटर दो तरीके के पार्टिकल्स बने। और एक बड़े गजब की बात थी, 1 अरब मैटर बनते थे, उनको मारने के लिए 1 अरब एंटी मैटर बनते थे जो उन्हें टकराते थे, एक दूसरे को मार देते थे। लेकिन हमेशा ही कुछ ऐसा हुआ कि 1 अरब में 1 मैटर ज्यादा होता था जो एंटी मैटर की टकराने से बच जाता था। यानी कि समझो 1 अरब मैटर के टुकड़े और 1 अरब नॉन मैटर के टुकड़े टकराते थे, उसके बाद भी एक टुकड़ा मैटर का ज्यादा होता था। और वो एक टुकड़ा बढ़ बढ़ के आज इतनी बड़ी पूरी सृष्टि है। एक छोटा सा अणु। और इस पृथ्वी पे जो पृथ्वी द्वारा निर्मित जो पदार्थ है, उसमें सबसे कीमती पदार्थ जो था वो कोयला था। कोयले के आगे यहां कुछ नहीं बना। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे हीरे बने, बहुत से लोग कहेंगे सोना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि सोना इस पृथ्वी पे नहीं बना, हीरे इस पृथ्वी पे नहीं बने। इस पृथ्वी के पास इतनी गर्मी ही नहीं है कि कोयले से आगे के धातु वो बना पाए। तो फिर ये कहां से बने? तो वैज्ञानिक ही कहते हैं कि कभी कोई सूरज जब मरता है तो उसमें एक विस्फोट होता है। वो विस्फोट एक बहुत बड़ी ऊर्जा होती है जो उस सूरज के जिंदा रहते भी नहीं होती उसमें। और उस ऊर्जा में उन चीजों का निर्माण होता है, यूरेनियम का, सोने का, यहां तक कि और कई छोटी छोटी जैसे जिंक का, ऐसी चीजों का निर्माण होता है। और वो निर्माण होके वो ब्रह्मांड में फैलते हैं और उन्हीं में से फैले हुए तत्व कभी को हमारी पृथ्वी पे आ गए, जिन्हें हम आज भी बटोर रहे हैं कि ये सोना बड़ा कीमती है। जबकि हमारी पूरी पृथ्वी पे जितना सोना पाया जाता है, ब्रह्मांड में कई ऐसे उल्का पिंड्स घूम रहे हैं जो पूरे पूरे सोने के उल्का पिंड्स हैं।
अगर किसी दिन एलन मस्क जैसा एक और आदमी पगला गया और उसने उन पिंडों को ढूंढ के वहां पे रॉकेट लगा के और उसको धीरे से धरती पे ले आया, तो आपके सोने की कीमत 1 रुपए किलो से भी कम हो जाएगी, जिसको आप अभी बहुत बड़ी धातु समझते हैं। और रही हीरे की बात, तो शनि ग्रह पे हीरे की बारिश होती है। जैसे यहां पानी गिरता है, ऐसे शनि ग्रह पे हीरा बरसता है। इतने हीरे हैं। वहां भी किसी दिन कोई पहुंच गया और हीरे ले आया, फिर क्या होगा? उसकी कीमत भी खत्म हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे कीमती चीज जो सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, वो चीज है जिसको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। बात समझिए, ना हीरा कीमती है, ना सोना कीमती है, सबसे कीमती है वो भोजन जो आप लेते हैं, और वो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। भोजन अगर गेहूं का 1 कण पाया जाता है तो सोना 100 टन है पूरे ब्रह्मांड में। आज तक इतनी खोज के बाद पूरी वैज्ञानिक प्रजाति एक ग्रह भी ऐसा नहीं ढूंढ सकी जहां पे कहीं घास भी होती हो। लेकिन क्या हम इसकी वैल्यू करते हैं? क्या हमारे लिए ये कीमती है? क्या इस ढंग से जीवन को कोई सोचता है? और इस ढंग से जीवन ना सोच पाने के कारण ही कई बार हम लोग जो हैं, जो समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनके ऊपर प्रश्न उठाते हैं। क्या करना अच्छा कुछ करके? पैसा कमाओ, दौलत बनाओ, बैंक बैलेंस बनाओ। और इस भागा दौड़ी की रेस में हम सब ने अपने को उस हालत में पहुंचा लिया है कि जहां पे हम अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, और हमारे मालिकों ने अब धीरे धीरे सोचना शुरू कर दिया कि कैसे हम इनको हटाएं और इनकी जगह रोबोट या कुछ और ले आएं जिनसे काम करवाएं। अभी चाइना में आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा चाइना इस समय पूरे वर्ल्ड को चीज सप्लाई करता है। लेकिन चाइना में भी मजदूर कुछ ना कुछ तो दिक्कतें देते होंगे ना। तो चाइना ने एक अभी नया काम किया, उसने डार्क फैक्ट्री बना दी। डार्क फैक्ट्री का मतलब समझते हैं? नहीं पता? कितने लोगों को पता है डार्क फैक्ट्री? वन ओनली। डार्क फैक्ट्री का मतलब है एक ऐसी फैक्ट्री जहां 100% रोबोट काम करेंगे। हजारों मशीनें लगी होंगी, सिर्फ एक आदमी एक जगह बैठ के उसको संचालित करेगा, और वो भी सॉफ्टवेयर से। और वो पूरी फैक्ट्री काम करेगी। वहां कोई बल्ब नहीं जल रहा होगा, कोई एसी नहीं चल रहा होगा, किसी तरीके का कूलर नहीं लगा होगा, किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज नहीं हो रहा होगा। लेकिन यहां अगर अभी मैं सारे कमरे और सब देखूंगा जाके, तो 2-3 पंखे फालतू चल रहे होंगे जिसकी कोई जरूरत नहीं होगी। क्योंकि आपकी नजर में इलेक्ट्रिसिटी की तो क्या कीमत है, चल ही रहा है फोकट का, बिल का आपको थोड़ी ना देना है। लेकिन जब यही स्थितियां हमने बढ़ा दी, तो मैं आपको बताऊं, खतरे में है पूरी मनुष्य प्रजाति। जिस तरीके से हम लोगों को पढ़ाया गया कि एक बंदर था कोई, जो धीरे धीरे खड़े होकर मनुष्य बन गया। आज बंदरों से जाके पूछो, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है कि तुम ही कभी को चले थे और हम बने? तो बंदर कहेंगे, हमें तो तुमने कपड़े भी नहीं दिए, अगर हमारी वजह से तुम बने होते तो कुछ तो हमारा भला करते। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हमने बंदर से आगे आके मनुष्य के रूप में बंदरों का भला नहीं किया, बल्कि बंदरों को डंडा लेके भगाया, और उनके जितने पेड़ थे जिसके फल वो खाते थे उस पे भी खुद कब्जा कर लिया। अब वो ठेले पे बिकते हैं। उसी प्रकार ये विज्ञान जिस दिशा में तरक्की कर रहा है, हम कोई रहने वाले नहीं हैं। केवल हमारी यादें रह जाएंगी जिसका उपयोग होगा,
जिसका उपयोग होगा एआई अपने को बढ़ाने में। अब आप में से बहुत लोगों के पास एक प्रश्न आ रहा होगा कि इमोशन का क्या होगा। आ रहा है ना? एक ही प्रश्न आएगा बहुत लोगों के, जो बुद्धिमान लोग हैं उनके अंदर एक प्रश्न आएगा, इमोशन क्या है? तो डियर, इमोशन कुछ नहीं है। दिमाग की दो कार्य प्रणाली है, इन्हें आप समझें। दिमाग की पहली कार्य प्रणाली है जो शरीर के ऑर्गन्स को संभालती है। उसका काम है कहां खून पूरा पहुंचाना है, कहां सही से सिस्टम चल रहा है या नहीं, सांस जा रही है या नहीं, इस पे काम करना। लेकिन केवल एक शरीर तो है नहीं, शरीर तो है लाखों, और उन लाखों शरीरों से बना है समाज। तो उस समाज में ये शरीर क्या करेगा? तो उस समाज में ये शरीर लोगों के साथ संबंध बना के व्यवसाय कर पाए, पैसा कमा पाए, कपड़े बना पाए, तरक्की कर पाए, डेवलपमेंट कर पाए, इन सब के लिए मनुष्य के ही अंदर एक सॉफ्टवेयर और बना हुआ है जिसको हम इमोशन कहते हैं। और उस इमोशन का एक ही बेस है, फेयर। आपके जितने इमोशंस हैं सब फेयर के बेस पे खड़े हैं, सब कुछ। अब उस फेयर से बचने के लिए आप सब भगवान ढूंढते हैं। ये भगवान की सोच भी फेयर से आती। आप में से यहां जितने लोग भी आए हैं, सबके आने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होंगे। मैं हर एक से कहलवाना नहीं चाहता, वरना 5 दिन तक सब एक दूसरे का चेहरा देखते रहेंगे कि ये इसकी वजह से आया, ये इसकी वजह से। लेकिन मैं जानता हूं कोई आया होगा कि सखा जी कोई ऐसी बात बता देंगे जिससे कोई बुद्धत्व टाइप की घटना घट जाएगी। कोई आया होगा कि सखा जी कुछ बता देंगे, हम फ्री में स्वस्थ हो जाएंगे। कोई आया होगा कि चलो कुछ नहीं यार, देख ही लेते हैं तमाशा क्या चल रहा है, शायद हमको भी कोई आइडिया मिल जाए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी आते हैं कि जिन्हें आगे अपने आश्रम बनाने होते हैं। हाँ बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी तरीके के लोग आते हैं मेरे पास। लेकिन आप में से यहां आने का जिसका भी जो कारण हो, मैं आपको बहुत एक स्पष्ट बात बता देना चाहता हूं। जब तक आप उस कारण पे ही आपकी निगाह है, आपका वो कार्य पूरा नहीं हो सकता। तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि आए हैं किसी काम के लिए और वो तभी पूर्ण होगा जब उस पे निगाह ना हो। ये बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूं कि भगवान के मंदिर पे अगर आपकी निगाह प्रसाद पे है, तो प्रसाद आपको तभी मिलेगा जब आप भगवान की पूजा में रहेंगे, प्रसाद भी मिल जाएगा। लेकिन प्रसाद पे निगाह रखेंगे तो पंडित बहुत चालाक होते हैं, वो ताड़ लेते हैं कौन यहाँ प्रसाद के लिए आया। केवल बचपन में हमने ये सब देखा है, जब छोटे बच्चे थे और बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाके हाथ बढ़ा के पंडित जी से प्रसाद लेते थे शाम के वक्त आरती के बाद, तो कई बार प्रसाद छुपा के दूसरा हाथ बढ़ाते थे, पंडित जी तुरंत पकड़ लेते थे, तू ले चुका है। तो पंडित होशियार होते, तभी तो पंडित होते। तो इसलिए वो नहीं मिल पाएगा। आप में से कई लोगों का अब यहां पे प्रश्न आएगा कि बात तो आत्मा की शुरू हुई थी, फिर आत्मा का क्या? क्या है आत्मा? शरीर आत्मा नहीं, ऑर्गन में आत्मा नहीं। हम जिसको मेमोरी मानते थे वो भी तो अब ट्रांसफर हो जाती इधर उधर। हम जिसको इमोशन मानते हैं वो भी तो हमारी जिंदगी चलाने के लिए एक यंत्र ही है जो हमारे गॉड ने लगा रखा है। अब सारी जमीन खसक जाएगी, इस समय सारे धार्मिक लोगों की जमीन खसक जाएगी कि आत्मा क्या हुई। यहां आत्मा एक चीज है, वो मैं आपको बताता हूं, और धार्मिक क्यों होना है वो भी आपको बताता हूं। हमने अभी कुछ दिनों पहले भी उस चर्चा में कहा था और फिर कह रहा हूं। हम सब जब पैदा हुए उसके बाद
हमें कौन सा घर मिलेगा क्या हमारे हाथ में था? घर वाले हमें क्या सिखाएंगे क्या हमारे हाथ में था? हमें क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सा समाज है, क्या वो हमारे हाथ में था? नहीं था। तो हम सबको जो भी कुछ हमने बचपन में सीखा वो हमें थोपा गया, सब कुछ। उनमें से बहुत सी चीजें काम की हैं और बहुत सी चीजें बेकार। जैसे आप लैपटॉप खरीद के लाते हैं, लैपटॉप में सबसे पहले वो दुकानदार बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाल देता है और बाद में आपको उसको यूज करते हुए पता लगता है कि इसमें से बहुत से सॉफ्टवेयर तो ऐसे हैं जो कोई काम का ही नहीं है, केवल लोड बढ़ा रहे हैं, केवल सिस्टम को हैंग कर रहे हैं। तो आप क्या करते हो? जब समझदारी आती है तो सबसे पहले उन सॉफ्टवेयर को डिलीट करते हो जो कि फालतू के थे, और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर आपको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करने होते हैं उनको डाउनलोड करते हो। करते हो नहीं करते हो? यही है या गलत बोल रहा हूं? इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं करते। तो अब मैं कहूं कि आपके जीवन में दुख का कोई कारण नहीं था। दुख का कोई कारण नहीं था। कारण दुख के पैदा हो गए थे क्योंकि गलत तरीके की शिक्षा मिल गई। लेकिन अब आप उसको डिलीट कैसे कर पाओ इसका आपको कोई पता नहीं। जैसे अब मैं बात यहां कह रहा हूं और वो खांसी के आई, सारी निगाह उधर चली गई। इतने कितने कमजोर चित्त के हैं हम कि मूल्यवान बातों को नहीं सुन सकते, हम तो खांसियों में अटके पड़े। अभी ये कोई नया आदमी यहां आ जाए, एक स्त्री आ जाए, फिर तो और देखो तमाशा। ये है आप लोगों की आत्मा। मैं इसे कहता हूं आत्मविहीन। बुद्ध बैठे हैं और कहते हैं बुद्ध के सामने से एक स्त्री भागती हुई गई, उसके पीछे कुछ गुंडे भी थे। लोगों ने पूछा थोड़ी देर बाद कि आपने यहां से किसी को जाते देखा, कोई स्त्री भागी? तो बुद्ध ने कहा कोई गया, वो स्त्री थी पुरुष मुझे पता नहीं। यह है आत्मावान आदमी। लेकिन आपको तो सब पता होता है। पड़ोसी की बिछुआ खो गया आपको पता है, मोहल्ले में किसका मर्डर हो गया वो आपको पता है, पुलिस को बाद में पता है, आपको पहले पता है मारा किसने। सब कुछ तो आपको पता है। वो आंदोलन हो रहा है, वो विदेशी कर रहे हैं, वो आपको पता है। सब कुछ पता है। यही नहीं पता है कि आपकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान कैसे हो। और एक चीज और पता है, बुजुर्गों ने कहा है कि शांति से सोचने पर सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। ऐसा कहा है ना? बुजुर्गों ने कहा है कि शांति से सोचने पर सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन शांति कैसे आए इसका समाधान कोई बता ही नहीं रहा। मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, सबसे पहले आपको चुनाव करना पड़ेगा आपके जीवन में क्या व्यर्थ है, कौन सी बातें आपके जीवन में है जो बिल्कुल गैर काम की। उनमें सबसे पहले अगर खोजने निकलोगे तो एक चीज सबसे व्यर्थ है आपके पास आपके जीवन में, वो है आपकी जात। सबसे व्यर्थ, किसी काम की नहीं। लेकिन हर आदमी अपनी मूछें तान के उसी चक्कर में मरा जा रहा है। जात के चक्कर में तो जान चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे गैर मूल्यवान चीज है ना। जैसे मैंने बताया कि सोना बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको बता दिया गया बड़ा मूल्यवान है, तो अब आप सोने के लिए मरे जा रहे हो, गेहूं के लिए नहीं मर रहे, क्योंकि आपको बता दिया गया ना अच्छे से सोना मूल्यवान। ऐसे ही बता दिया गया जात बड़ी मूल्यवान है। अरे भाई किस बात की मूल्यवान? लो भाई हमें 50 रुपए दे दो, हमारी जात ले लो। 50 रुपए कोई नहीं देगा। कोई 50 रुपए आपकी जात हटाने के ले ले तो मुझे आओ, मुझसे मिलना आके। आपका वोट बहुत कीमती, जाओ शक्कर लेके दिखा दो 5 किलो वोट के पीछे। लोग कहते वोट बिकता है, हमारा तो आज तक कोई खरीदने नहीं आया, हमने तो इस चक्कर में देना बंद कर दिया, कोई खरीद ही नहीं रहा। लेकिन हमें बता दिया गया
कि वोट बहुत कीमती है, और हमने मान लिया, हमने पूछा भी नहीं, हमने संदेह भी नहीं उठाए। कैसी कीमत? हमारे वोट से वो राजा बन जाते हैं, हम भिखारी भिखारी, और कीमती है साहब। हमने सवाल ही नहीं उठाए। तो अगर समझदार हो गए हो और पाने निकले हो शांति, तो सबसे पहले अशांति के कारण खोजने पड़ेंगे। शांति पाने का कोई कारण नहीं है सिवाय इसके कि आप ढूंढ लो आपकी अशांतियों के कारण कौन से, और फिर एक एक करके उनको डिलीट मारो। डिलीट मारने का तरीका मैं समझता हूं आप में से किसी को नहीं पता होगा। एक बहुत सामान्य तरीका है। जो आप नहीं होना चाहते उसे कहना शुरू कर दो। जैसे आप कहना शुरू कर दो, मैं जात पात नहीं मानता। फेसबुक पे लिखो, अपने लोगों को बोलो, दो चार ऐसी हरकतें करो जो जात पात से जुड़ी हुई ना हो, मामला डिलीट हो जाएगा। जो जो चीज आपको नहीं चाहिए उसे डिलीट मारो अपने दिमाग से, और उसका ढंग यही है कि उसका विरोध करो, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप सोचो कोई ओम ओम करने से डिलीट होगा, तो मैं आपको लिख के देता हूं, नहीं होगा। ओम ओम बात की बात आती है, इसीलिए मैंने कहा जो तीन बार मौन से गुजरेंगे उनसे मैं आगे की बातें करूंगा। जो मौन में बैठना भी ना सीख पाए, उनसे आगे की बातें क्या करूं? तो सबसे पहले इनको डिलीट मारें, और डिलीट मारने के बाद फिर सेकंड स्टेप आता है कि आप क्या होना चाहते हैं उनको लिखें। आपको क्या होना है, कैसा होना है, और फिर उन बातों को अपने जीवन में डाउनलोड करना शुरू करें। तो जिस तरीके से डिलीट करने का ढंग है कि उन बातों को विरोध करना, डाउनलोड करने का ढंग है उन बातों का समर्थन करना। किन किन को मेरी बात समझ में आ रही है, एक बार हाथ उठा के पूछ लूं, नहीं फालतू में बोले चले जा रहा हूं भाई। और क्या, मैं भी तो देख लूं, मैं फालतू काम तो नहीं कर रहा कुछ। आप लोगों को सिखा रहा हूं तो अपने पे भी तो देखूंगा। तो जिस दिन आप ऐसा कर पाते हैं, उस दिन अचानक आपको पता लगता है कि आपके अंदर एक अवेकनेस आ रही है। वो अवेकनेस आपकी आत्मा का प्रमाण है। मैं 3 घटनाएं अपने जीवन की बताऊंगा, अलग अलग मैंने कई बार बोली है, लेकिन वही बात, आदमी चाहता इसी वीडियो में सारा कुछ बता दें, इसलिए मूल्यवान चीजें मैं बता रहा हूं। मैं 3 घटनाएं जीवन की बता रहा हूं जिनको देखने के बाद मुझे लगा कि ये होती है आत्मा। एक घटना तो आप सबने देखी होगी, रात को सोते वक्त मच्छर मारना। कहीं भी बैठा हो, परफेक्ट एक ही बार में मरता है। जागते हुए आप मच्छर एक बार में नहीं मार सकते, लेकिन सोते हुए मच्छर सटीक एक बार में मरता है। ये एक घटना। यानी कि कोई है, लेकिन वो क्या है? वो आपको, आपके जीवन को खतरे में पड़ने से बचा रहा है। सिर्फ उसका एक ही काम है, आपके कॉन्शियस का एक ही काम, आपको खतरे में नहीं पड़ने देना। जीवन खतरे में नहीं आना चाहिए, कॉन्शियस का ये काम। एक दूसरी घटना बताता हूं। हमारे शहर में एक बार हमारा एक मित्र था। यहां हमारे शहर के एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो जानते होंगे, बीरू तेल वाले हुआ करते थे। उनका एक लड़का हुआ करता था विमल, जो क्रिकेट खेलता था, बड़ा क्रिकेट का शौकीन। एक बार की बात, उसके साथ मैं उसके स्कूटर पे बैठा हुआ और तिलहर क्रिकेट खेलने जा रहा था। पीछे मैं बैठा था, किट पकड़ी हुई थी, और वो स्कूटर चला रहा था। दोपहर का वक्त था, लगभग यही समय आजकल का था। तो ऐसे में तो उस समय नई नई सड़क बनी थी उधर तिलहर तक की, तो बड़ा अच्छी सी सड़क, उस पे जा रहे थे। अचानक ऐसा हुआ कि एक इधर से जाते हुए ट्रक और उधर से आते हुए ट्रक के बीच में केवल इतनी जगह ही होगी कि
एक बाल बराबर दूरी से बस उसमें से निकल गए। 2 ट्रकों के बीच में से वो एकदम बढ़िया से स्कूटर निकाल ले गया बिना किसी झंझट के। इतनी अच्छी ड्राइविंग कही जा सकती, लेकिन मुझे डर लग गया क्योंकि मैं पीछे बैठा था। तो मैंने उसके पीछे ऐसे हाथ मारा, मैंने कहा क्या कर रहा है बीरू? तो उसने ऐसे कहा सो गया था। हाँ, सो गया था, लेकिन सो गया था और सोते वक्त वो इतनी अच्छी ड्राइव कर रहा। तो बड़ा मेरे दिमाग में ये बहुत सालों तक क्वेश्चन रहा कि सोते हुए इतनी अच्छी ड्राइविंग कोई कैसे कर सकता है? ये कैसे संभव है, कोई सो रहा है और ड्राइविंग कर रहा है? फिर एक तीसरी घटना मुझे जब पता लगी, और वो घटना सामान्य आप लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं आप लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलेगी। घटना ये थी कि हमारे पास एक बार एक व्यक्ति आए, उन्होंने बताया, वो डॉक्टर थे। तो जब वो मुझसे जुड़े तो उनकी स्थिति कुल मिला के ऐसी थी कि वो बड़ा आए थे कि मैं सखा जी से, सखा तो नहीं, उस समय शशांक बोलते थे, कि शशांक जी से मिलना है। तो मैंने कहा आ जाओ। रात के लगभग 10 बजे थे, वो 2 लोग थे। तो मैंने उनसे पूछा बताएं। तो कहने लगे मैं डॉक्टर हूं और मैं अभी यहां से जाने के बाद अपनी पत्नी की हत्या करूंगा और उसके बाद मैं खुद सुसाइड करूंगा। तो मुझे किसी व्यक्ति ने ये बोला कि आप ये सब करने से पहले एक बार शशांक से मिल लो, तो मैं आपके पास आया हूं, आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि आत्महत्या करने के तरीके बताऊं या हत्या करने के? तो वो तो बड़े हैरान हुए। वो कहने लगे कि मैं तो कुछ और सोच के आया था। मैंने कहा क्या? कहने लगे मैं ये सोच के आया था कि आप मुझे ये कहेंगे कि मत करो, ये गलत है, वो गलत है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कहता, मैं बस पूछूंगा तुमसे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि तुमने पहले भी पिछले जन्म में शादी की थी, प्रेम विवाह किया था, तुम पहले भी डॉक्टर बने थे और तुमने अपनी पत्नी की हत्या की थी, सुसाइड किया था, दोबारा फिर तुमने ये कर रहे हो, लेकिन आगे तुम फिर कितनी बार ये करोगे मुझे वो बता दो। वो बड़ा हैरान हुए, कहने लगे यार क्या आदमी है ये। खैर, उन्होंने फिर एक घटना बताई मुझे। वो घटना मैं बताने के लिए आपको बता रहा था कि वो किस तरीके के आदमी थे, थोड़े डिप्रेस भी थे। तो एक बार उन्होंने अपने घर में सुसाइड करने की कोशिश की। डॉक्टर थे, तो उन्हें इजीएस्ट वे ये नजर आया कि अपने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाए और लगाने के बाद फांसी लगा के लटक गए। भाई उन्होंने अपना फांसी लगाई और एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लिया और स्टूल गिरा दिया। तो बोले हमने मरने की कोशिश की। हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर हमारी जब आंख खुली तो हम अस्पताल में। तो मैंने कहा मरे नहीं? तो कहने लगे यही बात मैंने अपनी पत्नी से पूछी कि भाई मैं अस्पताल में कैसे, मुझे तो मर जाना चाहिए। बोले पत्नी बोली कि मैं पहुंची, उस घटना के लगभग 4 घंटे बाद पत्नी पहुंची। तो पत्नी ने देखा वो लटके हुए हैं, लेकिन रस्सी ऐसे पकड़ रखी। भाई मतलब खुद रस्सी पकड़ ली तो अब लटके रहो, और शरीर में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है तो हल्का हल्का फील हो रहा है, लटके रहो को। 4 घंटे बाद उनकी पत्नी ने उठाला और वो बच गए। तो मैंने उनसे ही पूछा कि इसके पीछे का साइंस क्या है, क्योंकि आप डॉक्टर हो, बताओगे। तो उन्होंने बताया कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन बॉडी को सुलाने में सामर्थ है, लेकिन वो चेतना को नहीं सुलाता। और ऑपरेशन के वक्त उसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। कैसे करते हैं कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, उन्हें अभी एक नस काटनी है, तो उन्होंने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया, वो नस काटेंगे। यदि किसी वजह से उनका चाकू किसी गलत नस पे पड़े, जो नस कटने से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, तो ऐसे में बॉडी रिएक्ट करती, बताती हो ये मत करना, मतलब उसका एक साइन है, वो डॉक्टर समझते हैं बेहतर ढंग से। तो वो इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो ऑपरेशन करते वक्त उनको एक सपोर्टिंग सिस्टम मिल जाए जो ये बता सके कि हम गलत ऑपरेशन तो नहीं कर रहे हैं।
यानी कि कॉन्शियस का केवल काम इतना है कि वो आपको जिंदा रहने में सहयोग करे। एक अरब सेल्स, उनमें एक ज्यादा, बस वही है कॉन्शियस, जो चाहती है कि लगातार आप बचे रहो, जब तक संभव हो आप बचे रहो। लेकिन वो आपको अच्छा बुरा बताने कभी आती है? वो आपको कभी ये कहने आती है डकैती पड़ रही है, आप केवल दृष्टा बन के देखो, या तो भागो, या लड़ो, या छुप जाओ। लेकिन इस चीज का अनुभव कर पाना कि आपकी चेतना आपसे क्या करवाना चाहती है, आपको क्यों बचा रही है, जब तक आपको वो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती, आपके अंदर भय रहता है। हर व्यक्ति यहां पे एक काम के लिए चुना गया, हर व्यक्ति का एक विशेष काम है। अब जब मैं विशेष कहता हूं तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि सबको प्रधानमंत्री बनना है। इस पेड़ के में जो फल आते हैं वही केवल विशेष नहीं है, इसमें जो नीचे एक चींटी कार्य कर रही है छोटा सा, वो भी विशेष है। अगर वो कार्य ना करे तो ये फल में कुछ ना कुछ अड़चन हो जाएगी। लेकिन ये इतनी लंबी हम चीजें देख नहीं सकते, हमें मोटा मोटा देखना आता है। तो जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन के उस लक्ष्य को नहीं पा लेता जिसको पाने के लिए वो बना है, तब तक उसके अंदर से फेयर समाप्त नहीं हो सकता। वो फेयर ही उसको दौड़ाएगा, वो फेयर ही उसको किसी बाबा तक पहुंचाएगा, कहीं आश्रम ले जाएगा, कुछ करवाएगा, कुछ किताबें पढ़वाएगा, खोज करवाएगा, क्योंकि वही फेयर है। फेयर एक ही है कि आखिर हम सब दुखी क्यों हैं, हमारे दुखों के कारण क्या हैं। नानक कहते थे, नानक दुखिया सब संसार, हर एक को दुख है। तो मेन लक्ष्य तक अपना तुम नहीं पालोगे, जैसे घोड़े के आगे वो लक्ष्य, वही लक्ष्य है, तब तक तुम्हारा फेयर नहीं जाएगा। और जब तक फेयर नहीं जाएगा, कॉन्शियस के उस रूप से तुम परिचित नहीं हो सकते जिस रूप की बात तुम्हें संतों ने कही है। वो रूप यहां बताया नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा यहां मैं बता सकता हूं कि वो रूप तुम्हें उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा। भयभीत लोगों को वो उपलब्ध नहीं होता, जो अपनी जिंदगी की समस्याओं के लिए दूसरों के सामने प्रश्न पूछते रहते हैं, उन्हें वो उपलब्ध नहीं होता। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मैं आपका कोई गुरु नहीं हूं, और उस टाइप का तो बिल्कुल ही नहीं हूं कि आपके माथे पे हाथ रख के आपको कुछ दे दूं, क्योंकि जो रख रहे थे वो भी कुछ नहीं दे पाए किसी को। तो मैं यहां पे सिर्फ उतनी ही बात करूंगा जितनी एक संवाद के जरिए आपके अनुभव में जो है उससे आपको समझाने के लिए कही जा सकती है। कहते हैं गूंगे का गुड़, गूंगा गुड़ नहीं बता सकता क्या होता है, या गुड़ का स्वाद कोई नहीं बता सकता, सब वहां पे गूंगे हो जाते हैं। लेकिन गलत है ये बात। अगर आपने गुड़ खाया है और किसी व्यक्ति ने खाया है, तो भले ही गुड़ का स्वाद ना बताया जा सके, लेकिन गुड़ शब्द मात्र कह देने से इंगित हो जाता है कि तुम भी वही ले रहे हो स्वाद जो मैं ले रहा हूं। तो यहां पे संवाद सिर्फ उतना ही संभव है जितना आपके अनुभव में आपकी गलतियां, आपकी अच्छाइयां और बुराइयां आ सकती थी। इससे आगे की मैं जो भी बात करूंगा वही बातें करके आज तक धर्म जगत में धंधे किए गए हैं। इससे आगे की मैं बातें करूंगा, कुंडली जगा लो आप जान जाओगे, कहीं कोई कुंडली ऐसे नहीं जगती। इससे आगे की मैं तमाम बातें कर सकता हूं, बहुत आती है मुझे वो बातें करना, लेकिन उनका कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि मैं जीवन के उस पड़ाव पे आके खड़ा हूं जहां मेरे सामने जीवन एक नया नजरिया मुझे दे रहा है, और मेरे अंदर का ईमानदार होना इस बात पे तय है कि मैं अपनी पुरानी शाख को बचाऊं
या फिर अपने उन नए नजरियों को लोगों के सामने रखूं उस ईमानदारी के साथ, जिसमें मैं ये भी कहता हूं कि बहुत सी बातें अध्यात्म जगत में केवल भ्रम की तरह फैलाई गई। अभी एक महिला बहुत पीछे पड़ी थी इस बात के लिए कि सखा जी मुझे वो अनुभव करा दो जिस अनुभव की बात ओशो किया करते थे। तो मैंने कहा वो करते थे, उनकी सुनो, तुम्हें हो जाने चाहिए। बोले मैं 20-25 साल से उनको सुन रही हूं और सारे वो हरकत कर ली, सारे वो काम कर लिए, सब ध्यान कर लिए, मुझे वो अनुभव हुआ नहीं। तो मैंने कहा फिर सत्य को स्वीकार करो कि वो अनुभव नहीं हुआ, यही सत्य है, यही सत्य है कि वो नहीं हुआ, तुम्हारे लिए नहीं था। बोले नहीं, मुझे तो वो वाला सत्य ही चाहिए जो वो बताया करते थे। तो मैंने कहा यही गलत है, उन्होंने अपना बताया था, वो तुम्हारा नहीं बताया था। उनका रहा होगा कि वो पेड़ पे से गिरे और उनके नाभि से एक रज्जू निकला और वो उनके गिरा हुआ था और वो जुड़ा हुआ था उनके कॉन्शियस सब में। अगर तुम्हें भी लगता है कि ऐसा कुछ होता है तो यहाँ इतने पेड़ पड़े हैं, चढ़ो, गिराते हैं डंडा मार के, तुम्हें ऐसे नहीं गिर पाओ तो फिर देख लेना, तुम्हारा रज्जू जुड़ा हो तो अच्छी बात है, फिर तुम्हारा नाम रज्जू रख देंगे, और नहीं जुड़ा हो तो भ्रम से बाहर आओ। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको नहीं हुआ, उनका काम वो जाने, हुआ होगा, हम उसमें संदेह नहीं उठा रहे, लेकिन हमने करके देखा, हमें नहीं हुआ। सत्य तो अपना अपना है, या एक वाला सत्य फोटो स्टेट मार मार के सबको दिया जाएगा, वही बात अनुभव की तरह, फिर तो वो एलन मस्क की चिप आएगी, लगाओ एक बुद्ध पुरुष के निकालो और सबके ठोक दो, हो गए सब बुद्ध पुरुष। फिर सबके बाप सबके घर से निकाल देंगे, जैसे नानक को निकाला था। कहते नहीं ना, नानक को जब ज्ञान हुआ वो जाके बैठे दुकान पे, वो कहने लगे तेरा तेरा, वो लौटे जा रहे थे, तेरा के आगे गिनती भूल गए। तो बीरान का भैया निकल, अब बहुत हो गया, दुकान बर्बाद करेगा। अब सोचो सबके पड़ा हो, पिताजी के भी पड़ा हो और पुत्र के भी पड़ा हो बुद्धत्व वाला, फिर क्या होगा? और फिर उसके भी पड़ा हो जो लेने आया, तो नानक कहेंगे तेरा, वो कहेगा तेरा, फिर तो तेरे की लड़ाइयां हो जाएंगी। तो सारे बुद्ध पुरुष हो गए तो लड़ेंगे, एक दूसरे की हत्याएं कर देंगे। थोड़ा समझने वाली बात है। लेकिन फिर कह रहा हूं, हमें 3 तरीके के खतरे हैं। पहला, जीवन, ये वेलनेस सेंटर है। वेलनेस सेंटर में मुझे आपको हर तरीके के जो आपके लिए अच्छी बात हो उसको बताना है। पहला, शरीर के तल पे आप मर सकते हो। आज की स्थिति में बहुत तरीके की गड़बड़ें हैं। मैं स्वास्थ्य पे बात करूंगा कि कैसे कैसे स्वास्थ्य को हम अच्छे रख के एक अच्छी जिंदगी, खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। दूसरा, हम जीते हैं मन के तल पे। तो आपको बता रहा हूं कि मन के तल पे नानक दुखिया सब संसार लोग क्यों हो जाता है। अगर आप लोग मेरी बात मानेंगे तो मन के तल पे भी प्रसन्न रहेंगे। तीसरी स्थिति यह है कि ये मनुष्य जाति ना मर जाए। जैसे फिर होगा, फिर आगे चल के एलियंस होंगे, वो कहा करेंगे कि मनुष्यों ने 7 लाख वर्ष तक पृथ्वी पे विचरण किया। जैसे हम लोग लिखते हैं कि कभी को डायनासोर हुए थे और कई लाख वर्ष तक डायनासोरों का राज था। फिर ऐसे एआई लिखेगी यहां मनुष्य हुआ करते थे, वो लड़ते थे एक दूसरे से, उनमें कई प्रकार की जातियां हुआ करती थी, होते सब एक जैसे थे, उनके अंदर सभी प्रकार के खून एक ही जैसा था, ऑर्गन सब लगभग मिलते जुलते थे, लेकिन उनकी खोपड़ियों में जो विचार थे सब भिन्न प्रकार के थे। ऐसी बातें लिखी जाएंगी भविष्य में। सोचो तुम्हारे बारे में कितना गलत लिखा जा रहा है। तुझे विशेष हंसी क्यों आई? विशेष प्रकार की हंसी थी, यह भी लिखी जाएगी भविष्य में, क्योंकि इसे थोड़ा बाद में समझ में आया होगा गहराई से। तो बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि इन तीनों तरीके की बातों पे हमें काम करना है। मैं विज्ञान का विरोधी हूं, क्योंकि वही विज्ञान एक दिन हम सबको समाप्ति की तरफ लेके जा रहा है।
लेकिन विज्ञान का अगर सही दिशा में चले तो मैं सहयोगी हूं, क्योंकि आज नहीं कल ये पृथ्वी भी नष्ट होगी और हमें एक नए ग्रह तलाशने पड़ेंगे। और वो विज्ञान से संभव है, वो अध्यात्म से संभव नहीं है कि हम ओम ओम करेंगे और किसी ग्रह पे पहुंच जाएंगे। वो विज्ञान ही करेगा। इसलिए विज्ञान से मैं सहमत हूं। धर्म से मैं सहमत हूं, क्योंकि धर्म हमारे मस्तिष्क के सॉफ्टवेयर को आनंदित बनाने का, हमारे जीवन को थोड़ी बेहतर कार्य प्रणाली में जीने के लिए बहुत सारी समझ देता है। तो मैं विज्ञान से सहमत हूं और धर्म से भी सहमत हूं, लेकिन इन दोनों चीजों की दोनों बातें जो कि सार्थक ना होके एक व्यर्थ दिशा में जा रही हैं, वो ये हैं कि विज्ञान एक ऐसी दिशा में जा रहा है कि हमारी ही समाप्ति का कारण बनेगा, और धर्म एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो हमें हमारे लक्ष्यों से भटका रहा है, जिसके कारण हम विज्ञान को वो अवसर दे रहे हैं कि विज्ञान एक दिन हमें मारने का निर्णय ले ले। आपको मेरी बात समझ में आई कि कहां पे कनेक्शन है इस चीज का, कि हम लोग आज सही से एम्प्लॉय काम नहीं करते हैं, इसीलिए एक दिन हमारी नौकरी पे बंद आती है। अगर सब लोग सही से काम करें तो क्यों अपने नौकर को कोई हटाना चाहेगा? लेकिन हम सब काम कर ही नहीं रहे। और हम सब की बात नहीं है, ये बड़ा सिस्टम है। जैसा मैं कई बार कहता हूं कि मैं सोसाइटी से क्यों नाराज हूं, जैसा पिता होना चाहिए वैसा पिता कहीं दिखाई नहीं देता, सिर्फ कल्पनाओं का पिता है। अच्छे अच्छे कविताओं में बहुत अच्छे अच्छे पिता हैं। जैसी मां होनी चाहिए वैसा में वास्तव में मां ही नहीं होती। जैसी पत्नियां होनी चाहिए वैसी वास्तव में पत्नियां नहीं होती। जैसे पति होने चाहिए वैसे पति नहीं है, ना वैसे पुत्र हैं, ना वैसे प्रधानमंत्री हैं, ना वैसे हमारे डीएम हैं, ना वैसे हमारे पत्रकार हैं। कोई भी तो वो काम नहीं कर रहा जिस काम के लिए वो बना है। सबकी निगाह, एक समय था 4 वर्ण होते थे, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ये कोई जाति वर्ग नहीं थे, ये एक तरीके की मनुष्यता की 4 श्रेणियां हैं। शरीर के तल पे जीने वाला शूद्र, मन के तल पे जीने वाला वैश्य, विद्रोह को जीने वाला क्षत्रिय, और जो शांत हुआ वो ब्राह्मण। ये 4 तत्व थे, लेकिन 4 तो गए, अब खत्म, अब सब बनिए हैं। सबको नोट चाहिए, सब वैश्य। अब ब्राह्मण बोलता है कि तुम हमें झाड़ू लगवा लो, पैसा दे दो बस। आप सबको देख लो, सब पैसे के पीछे पागल। जिन मोदी जी के पास पूरा देश है वो अभी भी लूटने पे लगे पड़े। मैं तो साफ कह रहा हूं, कहां जा रहा है पैसा? 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया, कहां है पैसा? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। 10 लाख करोड़ की तुमने सड़कें बना दी, उसका ब्याज 25 सालों में जो है 30 सालों में आपको लगभग 25 लाख करोड़ रुपए ब्याज बनेगा, और आपने 1.5 लाख करोड़ रुपए में उसको ठेके पे दे दिया 30 सालों के लिए। वाह रे वाह, हमें दे देते, हमारा आश्रम बढ़िया चल जाता। क्या अजीब धंधा मचा रखा है, पूरे देश के साथ यही हालत है। मैं इसलिए वहां तक टोक रहा हूं, मैं अपने यहां रहने वाले एक व्यक्ति की गलतियां ही नहीं ध्यान दिलाऊंगा। मेरा फर्ज है कि अगर मैं जिस व्यवस्था से जुड़ा हूं, अगर वहां का कोई सम्राट भी है तो गलती करेगा, मैं वहां भी बात कहूंगा, और जो अच्छाई करेगा उसकी तारीफ भी कहूंगा। लेकिन ये मैं तब कह पाऊंगा जब मैं अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भयभीत नहीं होऊंगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। अभी तक जितनी यहां सब चर्चा थी वो इसलिए थी कि आप समझ लो दिमाग की ये सब बातें कहां पे गड़बड़ है। अब आती है बात कि 5 दिन के लिए आपको यहां मौन का अवसर मिला, इसको कैसे अच्छे ढंग से आप इस्तेमाल कर सकें। ये 5 दिन आपके जीवन में परिवर्तन के दिन हो सकते हैं, और परिवर्तन के ना हो तो फिर मैंने कहा कि मैं थोड़ा अलग टंग का आदमी हूं। मैंने 2-3 चीजें बनाई हैं, जिसमें सितंबर जो इस साल आने वाला है, सितंबर पे मेरा जन्मदिन होता है। मैं हमेशा अपने जन्मदिन पे कुछ गिफ्ट लेता और देता हूं। तो मैं इस जन्मदिन पे जो भी हमारे यहाँ परिवार इकट्ठा हो रहा है, मौन परिवार, और जिसमें कम से कम 3 कैंप कोई भी कर चुका है, उसको एक कार्ड देने वाला हूं।
और ये हमेशा चलता रहेगा। जैसे 3 कैंप पूरे करेगा उसको एक कार्ड मिलेगा, वो कार्ड सखा परिवार का मौन परिवार से जुड़ना हुआ, और वो कार्ड आपकी तब मदद करेगा जब आप बीमार होगे, वास्तविक किसी तरीके की पीड़ा में होगे। लेकिन ये केवल एक तरफा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने जन्मदिन पे कुछ देता हूं, कुछ लेता हूं। मैं आपको ये सब सुविधाएं दूंगा, ये नहीं कि फ्री में इलाज होगा। कई लोग यहाँ बैठे सोचने लगे तुरंत 3 करेंगे अब तो फ्री में इलाज कराएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। मैं कुछ लूंगा भी। मैं लूंगा आपसे कि आप समाज सेवा कितनी करते हैं, आप लोगों के लिए कितना जीते हैं। सखा मौन परिवार की तरफ से आप अपने शहर में प्याऊ लगाइए, गरीबों को भोजन दीजिए, किसी को कंबल बांटिए, किसी दुखी का सहारा बनिए, कुछ करिए, और वो सारे पॉइंट आपके लिखे जाएंगे कि ये व्यक्ति एक अच्छा काम कर रहा है। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं मैं गरीब आदमी हूं, आप मेरी मदद करें। मैं कहता हूं बस मुझे वो 5 लोग ढूंढ के लाओ जिनकी तुमने मदद की हो। फिर वो 5 नहीं मिलते। तो मैं चाहता हूं कि एक संबंध निर्मित हो जिसमें हम सब कुछ अच्छे से कर सकें सोसाइटी के लिए। भाड़ में गया बुद्ध ना मिले हो, भाड़ में गया कि कोई तुम्हें परमात्मा ना मिले, अरे कम से कम अच्छे दोस्त मिल जाएं। मैं जानता हूं ऐसे बूढ़ों को जो जवानी की धमक में परमात्मा पाने निकले थे और आज बुढ़ापे में कमरे में अकेले बैठे रोते हैं कि यार स्वामी जी, जवानी में तो हमने सोचा कि यार परमात्मा पालेंगे फिर सब मजे में आ जाएगा, वो तो मिला नहीं, अब साला कोई चाय देने वाला भी नहीं। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है, ध्यान रखना। तो 2-3 काम इकट्ठे करते चलो, प्यार बांटते चलो, कुछ मित्र बनाते चलो। अगर बुढ़ापे में परमात्मा नहीं मिला तो कम से कम चाय तो मिलेगी। प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। वरना आपको बड़ा सिखाया जाएगा, अरे छोड़ो लालच चालच, बस वहां जाके दान दे देना, और उसके अलावा ऐसी बातें करते हैं। आपसे लालच छुड़वा रहे हैं, खुद चंदा ले रहे हैं। आपको कह रहे हैं भगवान एक दिन सब आपको मिल जाएगा, और खुद उन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं। हमारे शहर में एक मुख्तियार बुक डिपो, जानते हैं? मुख्तियार बुक डिपो में वो लड़का, हमारे यहाँ क्योंकि कोल डिपो था तो उस समय उसके पिता का एक चाय का होटल था, तो वो लड़का हमारे यहाँ चाय लेने आया करता था, वो सॉरी कोयला लेने आया करता था। तो हम उसे जानते थे बचपन से। उसने कई फॉर्म भरे नौकरियों के लिए और उसकी नौकरी नहीं लगी। बाद में वो फार्म बेचने लगा और शहर में बहुत अच्छा पैसा कमाया उसने फार्म बेच के। तो ज्यादातर बाबाओं की वही हालत है कि भगवान नहीं मिला तो भगवान बेच ही लो। यह हकीकत है, ये हकीकत है। ये बड़ा मतलब उल्टा जगत है कि मुझे इसमें कहना पड़ रही है ये बातें। धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि तुम बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की, इनकी बातें अच्छी अच्छी कर लेते हो। वो तो टेप रिकॉर्ड भी कर सकता है। जीवन दर्शन में तुम्हारे क्या उतरा उसकी बात होती। तुम्हारे जीवन में क्या उतरा, तुमने कितने साहस के काम किए। तुमने कितनी बार ऐसा किया कि सत्य को उसी ढंग से प्रकट किया जिसमें तुम्हें नुकसान हो। ज्यादातर लोग सत्य वो वाला बोलते हैं जिसमें वो कहते हैं मैंने देखा था कि तेरी बहन जो है उस आदमी के साथ जा रही थी, मैं सच बता रहा हूं। ये सच नहीं है। ये किसी को जलील करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को पीड़ा में डालने के लिए बोला गया सत्य है। सत्य तो वो होता है जिसमें तुम कह सको कि मैं तेरी बहन के साथ जा रहा था, जिसमें तुम खुद को पीड़ा में डालो, वो है सत्य। और जिसमें तुम दूसरों को पीड़ा डालते हो, वो चाहे कितना भी सत्य क्यों ना हो, वो सत्य नहीं है, वो झूठ है। लेकिन लोग सत्य के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हमने सत्य बोला, हम सत्य बता रहे हैं जी। कोई सत्य नहीं बता रहा, और सत्य बताने की कोई जरूरत भी नहीं। सत्य सब आप जानते हो। आपका, आपसे बेहतर आपको कौन जानता है। इसमें एक प्रश्न लिखा हुआ है, क्या सखा जी फिर अब हम आती जाती सांसों को देखें?
तुम्हारी सांसों को देख के तुम क्या कर लोगे? तुम अपने विचारों की गंदगी नहीं देख पा रहे, तुम अभी हिंदू मुस्लिम हो ये नहीं देख पा रहे। आती जाती सांसों को देखने की तब बात आएगी जब पहले अपनी सारी बदतमीजियों को देख लो। बुद्ध ने पहले दिन घर से निकल के नहीं कि आज घर से निकले थे डर के मारे और कल से आती जाती सांसें देखने लगे। वो तब देखने लगे जब देखने को कुछ नहीं बचा। खाली आदमी करे क्या, टीवी थोड़ी ना होते थे भाई। बोले चलो आती आती सांसें ही देख लें। चाचा चौधरी को एक बार एक बोतल पड़ी मिली समुद्र के किनारे, उसमें ढक्कन लगा था और उसके अंदर एक छोटा सा आदमी कैद था। चाचा चौधरी ने वो ढक्कन खोला तो वो आदमी बाहर निकल के बड़ा हो गया और एकदम दहाड़ के बोला, अरे भाई तुम कौन? बोले हम बोतल के जिन। तो बोले तो आप क्या करें हम? बोले मैं जिन हूं, मुझसे कुछ मांगो, मुझे कुछ काम दो, नहीं दोगे काम हम तुम्हें मार देंगे। तो चाचा चौधरी बोले इसे क्या काम दें? तो चाचा चौधरी ने उससे बोला कि अच्छा खाने को ले आओ, भूख लगी। तो उसे वो थाली आ गई, थाली आके सामने रखी, चाचा चौधरी खाने बैठे। बोले रुको पहले कोई काम दो, नहीं मार डालेंगे। बोले खा तो लेन दो। बोले नहीं पहले काम दो। तो चाचा चौधरी बोले फिर क्या काम दे? थोड़ा बड़ा काम दे। बोले इसे कहा घर बना दो। वो घर बन गया। वो बेचारे पूड़ी अभी हवाई में थी, घर बन गया। तो फिर चाचा चौधरी बड़े परेशान, क्या करें क्या करें। तो चाचा चौधरी ने कहा इसको ऐसा करते हैं। तो उसने कहा कि वो जो कुत्ता खड़ा है उसकी पूंछ सीधी करो। और चाचा चौधरी खाना ना खा के अपने घर चले गए, वो पूंछ ही सीधी कर रहा है। आप सबके पास भी ऐसा एक कुत्ता है जिसकी पूंछ आप रोज सीधी करते रहते हो, और वो है आपका मन। वो मन है, वो रोज एक नई चीज ले आता है और आप उसकी पूंछ सीधी करने में लगे हुए हो, और इसको कैसे सीधी करना है किसी को पता नहीं है। मेरे पास भी ऐसा कुत्ता था, आ जाता था, अच्छे खासे बैठे हैं, शांत बैठे हैं, बिल्कुल मौन मजे में, वो आ जाता है। सखा जी एक जुगाड़ बताएं? बताओ। कहते इससे ना, इससे 1000 करोड़ की कमाई होगी। हम कहते अच्छा। तो हम उसे मालूम कैसे भगाते हैं? जब वो मैं अच्छा खासा बैठा, शांत बैठा मजे में, और वो मुझे 1000 करोड़ का प्लान लेके आया और मुझे मजा आ रहा है, तो मैं उसे भगाऊं कैसे? क्योंकि अगर उसे भगाऊंगा नहीं वो मेरी जान ले लेगा। तो उसे भगाने का मेरे पास तरकीब होती है। मैं उससे मालूम क्या कहता हूं? देखो तुम्हारा प्लान अच्छा है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा इंप्लीमेंट किया जाए तो इसमें 1,00,000 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। तो कहता है अच्छा। मन को तो बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ी बड़ी बातें करो। मन कहता है ओके ये ठीक है, अब तो बताओ कैसे करना है। हम कहते रुको, उसके लिए समय लगेगा। तो मन पोस्टपोन कर देता है, क्योंकि 100 रुपए कमाने हो तो तुरंत कमाओ, 1000 रुपए कमाने हो तो एक आध फोन अटेंड करो, 10-20 हजार कमाने हो तो जॉब कर लो, 1 आध करोड़ कमाने हो तो थोड़ी मेहनत करो, 100 करोड़ 1000 करोड़ कमाने हो तो उसके मन की बात सुनो। लेकिन मैं 1,00,000 करोड़ बता देता हूँ। उसे कहता हूँ 3-4 साल रुको कम से कम। तो 3-4 साल तक फिर मुझे बैठने देता है इजी, वो कोई डिस्टर्ब नहीं करता। फिर 2-3 साल जब पूरे हो जाते फिर मन आ जाता है कि 3 साल हो गए। तो मैं कहता हूँ पागल हो, तुम्हारे प्लान को हमने और इंप्रूव किया है, 100 लाख करोड़ कमाएंगे। फिर भगा देते हैं उसे। तो ऐसे करके टालते हैं। आपने एक प्रश्न पूछा इसमें कि विचार आते हैं क्या करें? कौन सा विचार आता है ये तो बताया नहीं। किस स्त्री का विचार आता है ये तो बताया नहीं। कितनी दौलत कमाने का विचार आता है ये तो बताया नहीं। पड़ोसी को नीचा दिखाने का विचार आता है ये तो बताया नहीं। आपने वो नहीं बताया विचार कौन सा वाला आता है, और प्रश्न पूछ लिया विचार आते हैं। असली चीज तो छुपा गए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, विचार आता है उसको पोस्टपोन करो। उसको ये नहीं करो कि तुम मत आओ, उसको बड़ा कर दो।
विचार आया, उसके साथ बैठो, बोलो हाँ, बोलो क्या लेके आए हो? बोले हम लेके आए हैं कि पड़ोस में एक बहुत सुंदर स्त्री आई, उसका विचार आ रहा है। बोले पागल, उससे सुंदर तो कलकत्ता में, उससे सुंदर तो दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियां पड़ी। तुरंत पोस्टपोन कि कलकत्ता कौन जाएगा, दूर कहां जाओ। उन्होंने कहा विचार आया है, पड़ोसी को नीचा दिखाना है। उन्होंने कहा नहीं, ये नीचा देने वाला अभी विचार कैंसिल, बड़ा मकान कोठी बनाएंगे तब नीचा दिखाएंगे। अब कोठी तो तेल बनती नहीं, तो पोस्टपोन। आप लोग क्या करते हो, अपने विचार से लड़ते हो, जितना है उतने से लड़ते हो, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ रहे हो और सोच रहे हो कि मन शांत हो जाए, विचार ना आए। तो पहली बात तो विचार ना आना, ये महानता कहां से? मरे हुए मस्तिष्क में ही विचार नहीं आते, जीवित हो तो विचार आएंगे। तो पहली तो उन बाबाओं की बात गलत है जो ये कहते हैं कि विचार नहीं आने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं विचार आने चाहिए, लेकिन क्यू में आने चाहिए, एक एक करके, वन बाई वन, जैसे टिकट विंडो में आते हैं। पहला विचार वही बात, पैसे का। दूसरा विचार किसी को नीचा दिखाने का। एक एक विचार का सामना करो, और एक एक विचार का सामना करोगे और एक एक करके वो चले जाएंगे। लेकिन तुम कह रहे हो कि कोई ऐसी घटना घट जाए। असल में तुम्हारा प्रश्न अधूरा है। तुम्हारा प्रश्न यहां ये लिखा है कि स्वामी जी कोई ऐसी विधि बता दीजिए सखा जी आप, कि वो मैं करूं और उसके बाद कोई विचार ना आए। हाँ, तो एक है, एक विधि है। हाइट पर्याप्त है मेरे ख्याल से, ये विधि है। छत पे जाओ, लेकिन सुसाइड नोट हमें दे जाना कि हम ऐसा कर सकते नहीं, हमें पसवा दो, वहां से कूद जाओ जाके। पहली बात तो ये सोचते ही, ऊपर चढ़ने के बाद ही कई विचार भाग जाएंगे, नीचे देख के ही कई विचार भाग जाएंगे। तो विचारों को भगाने के बड़े शॉर्ट प्रोसेस हो सकते हैं। ये लंबा वाला प्रोसेस क्यों कि ओम ओम करूंगा फिर ध्यान भाग जाएंगे। अरे भाई, ध्यान, फिर विचार तो भाग जाएंगे, फिर ओम ओम आ जाएंगे। पहले तुम्हें पड़ोसी का विचार मतलब जो है दुखी करता था, फिर तुम्हारे सपने में शंकर जी आ जाएंगे, फिर वो तांडव करेंगे, डमरू बजाएंगे, फिर क्या करोगे? फिर उन्हें तो तुम भगा ही नहीं सकते। ये मत करो। 5 दिन के लिए यहां मौन का उपयोग करना है, और बहुत सरलता के साथ आपको बता रहा हूं एक तरीका। पिछली बार भी मैंने कहा था, कुछ मित्र जो आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे से उसको किया। सिर्फ एक तरीका, खूब सो, जितना हो सके सो। आपको बड़ा लगेगा कि ये कैसी बात बताई, यही है। जितना हो सके अपने आप को बोर्डम में ले जाओ। आप सो, फिर आंख खुले, फिर सो जाओ। क्योंकि किस लिए जागते हो? संसार में जागते हो मोबाइल देखने के लिए, वो तो हमने छीन लिए, अब क्या देखोगे? दूसरा, वहां जागते हो कुछ पैसा कमाने के लिए, तो गेट से बाहर निकलने नहीं दूंगा, अंदर पैसा चलता नहीं है, कमाने कोई जुगाड़ नहीं, मुंह चुप करा दिया। कोई किसी को अपना LIC एजेंट वगैरह हो तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, तो दूसरा भी छीन लिया। तीसरा होता है भूख लगती भाई, इसलिए कुछ काम वाम करना होता है, उसके लिए यहाँ पे है व्यवस्था, वो हम आपको बिल्कुल टाइम पे दे देंगे। खाओ सो, खाओ सो, खाओ सो। कुछ लोग हैं जिनकी थेरेपीज हैं, वो थेरेपीज पे जाओ, वहां भी सो, क्योंकि हमारी थेरेपी भी हमने ऐसी डिजाइन की है कि आप सो जाओ। सोना एकमात्र इस जगत का ऐसा कार्य है जिसके बारे में आज तक वैज्ञानिक हो चाहे आध्यात्मिक 1% भी नहीं जानते। समुद्र की गहराइयों में वो चले गए, आकाश की ऊंचाइयों में वो चले गए, मस्तिष्क के अंदर भी झांक के देखने के आयोजन कर लिए, लेकिन सोने के वक्त तुम कहां होते हो, किस अवस्था में होते हो, उसके बारे में किसी को 1% भी नहीं पता।
1% बोल रहा हूं। और सोने से ऐसा क्या होता है कि सो के उठते हो ताकतवर महसूस करते हो, सो के उठते हो खुश महसूस करते हो, सो के उठते हो एक अलग सी आंखें नए ढंग से देखती हैं। ये बात अलग है कि अब मोबाइल ने तुम्हारे ये सुख छीन लिए। सो के उठते सबसे पहले मोबाइल देखते हो कि आओ गुरुदेव बताओ किस किस की नोटिफिकेशन पड़ी है। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस नींद की मैं बात कर रहा हूं उसको लिए हुए आपको बहुत समय हो गया, बहुत समय से नहीं सोए। यहां पूरे मौके हैं सोने के, जितना हो सके सो। अब उसके बाद भी कुछ वक्त बच जाएगा, 2 घंटे 4 घंटे, जब आपको लगेगा, क्योंकि इंद्रियां काम मांगती, मनुष्य का मन काम मांगता है, कुछ करने को दो। तो करने के लिए मैंने है यहां झाड़ुएं बनवाई, रखी मिल जाएंगी, कहीं कहीं गंदगी लगे सफाई कर देना। 2-3 महिलाओं का संगठन है, वो किचन टीम में बन गया है, समय मिले खाना बना लेना, बाकी यहां कोई काम नहीं। अजीब सा लगेगा, लेकिन करके देखना, तब पता लगेगा मैं कह क्या रहा हूं। अगर 5 दिन आप सही से सो लिए तो आपके 70 से 80% विचार भाग जाएंगे। 70 से 80% कह रहा हूं, भाग जाएंगे। लेकिन कोई कहे कि मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? तुम पड़े रहो, जहां लेटे हो वहीं दीवार को निहारते रहो, देखे कब तक नहीं आएगी। तुम दीवार के निहारने को ध्यान बना लो, देखें कब तक नहीं आएगी। झक मार के आएगी, नींद भी थक जाएगी। नींद 2 वजह से आती, ऊर्जा की अधिकता भी नींद लाती। हमारे पिताजी कहा करते थे कि जिस समय आम का सीजन हो, आधा किलो आम खाओ और 1 गिलास दूध पियो, देखो कैसी नींद आती। बड़ी अच्छी सी शरीर में ताकत बनती है, नींद आती, खूब घोड़ा बेच के सो। उसके अलावा दूसरा तरीका एक और है नींद आने का, वो गोदी में नहीं लल्ला रख के वो सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा, अब बच्चा सो जाता है। तो आपको मालूम है वो सो जा का मतलब ये नहीं है कि कोई लोरी है, लल्ला लल्ला लोरी नहीं है, वो सो जा बोर्डम है। अब बच्चा देख रहा है ऐसे करके, अम्मा कह रही सो जा, वो देख रहा है ऐसे करके, देख रहा है सो जा। बच्चा कहता है ये एक ही बात बोलती है, फिर कुछ बोलती नहीं। वो बोर हो जाता है, वो बोर होके सो जाता है। तो नींद केवल 2 चीजों से आती है, बोर्डम से और ऊर्जा की अधिकता से। यदि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी है, आपको कोई रोग है, तो नींद में अड़चन होगी। और कई लोग होता है जो शरीर में कमी के कारण पड़े रहते हैं, वो नींद नहीं होती, वो बेसुध होके पड़े रहते हैं, वो नींद नहीं होती। मैं आपको नींद की बात कर रहा हूं। बेसुध होके पड़े रहने को मैं नींद नहीं कहता। नींद में ऐसी बोलता हूं जिसमें आपके कुछ भी हो जाए और आपको पता ही नहीं लगे कि क्या हो रहा है चारों तरफ, तब नींद है। मैं एक शाहजहांपुर में एक समय था जब मैं अपना घर छोड़ के निकला था, तो एक कमरे में किराए पे रहता था। यहाँ पे रिजवान भाई हैं, उनको पता होगी घटना। तो जिस घर में मैं कमरे में किराए पे रहता था, तो ऊपर वाले फ्लोर में रहता था, एक ही कमरा था और नीचे एक कमरा था। तो बाहर से एक रास्ता आने के लिए था जहां से हम आ जाते थे, और एक मेन गेट था जहां से वो नीचे जाते थे। अंदर से जीना जुड़ा हुआ था। तो वहां एक बार नीचे चोरी हो गई, मैं सो रहा था, वहां मैं सो रहा था, तो नीचे चोरी हो गई। चोरी हो गई तो पुलिस आई। पुलिस ने मुझसे पूछा, कहने लगे कि आप यहां थे जिस वक्त चोरी हुई? हमने कहा जी हम सो रहे थे। तो बोले आप इतने बेहोश सोते हैं कि आपको पता ना हो कि नीचे चोरी हो रही? मैंने कहा सर हम बेहोश नहीं सोते, हम बेफिक्र सोते हैं,
क्या ऐसे भी कोई सोया जा सकता है? चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, ऐसे कोई सो सकता है? नहीं, सिलेंडर रखा हुआ, कोई ले ना जाए, ऐसे कोई सो सकता है? ऐसे कोई बेफिक्र नींद आएगी? हमने कहा सर आपको एक और बात बताएं, मैं सोता हूं तो वस्त्र पहन के नहीं सोता, और मैंने देखा है कि वो मेरे कमरे में भी आया था। अरे मुझे तब पता नहीं लगा। आप कह रहे हो नीचे 2 सिलेंडर चले गए और तुम्हें पता क्यों नहीं चला? तो जो इंस्पेक्टर था बड़ा हैरान हुआ, बोले अजीब सा आदमी है। मैंने कहा सर सोचो, आपको नींद आती होगी, इस तरीके से सोच सोच के हमें तो नहीं आती, हम तो बेफिक्र सोते हैं। पड़ोस में क्या हो रहा है, क्या झंझट हो रहे हैं, मुझे क्या लेना देना? मैं नींद में अपने परमात्मा के साथ एक हूं। अब परमात्मा किसी को मिला हो और उसे सिलेंडर की चिंता हो, परमात्मा मिला होगा, कोई घोड़ा गधा मिला होगा। कई लोग हैं यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं जो मेरे पैर छूने लगते हैं। मैं मना करता हूं भाई मेरे पैर मत छुओ, क्योंकि मेरे पैरों में कुछ भी नहीं, मुझे ही आज तक कुछ नहीं मिला, तुम्हें क्या मिलेगा? लेकिन फिर भी वो बड़ी बड़ी बातें करने के आदी होते हैं, तो कहने लगते हैं कि सगा जी आप महान, आप मेरे गुरु, आप भगवान, ऐसे करके बातें करने लगते हैं। सुनिए, ऐसी बातें करने से खुश होते हैं। अब वो बातें इसलिए कर रहे होते हैं कि मैं उन्हें विशेष समझूं, और मैं थोड़ा चालाक आदमी, तो मैं उनसे कहता हूं कि अब जब तुम्हें परमात्मा मिल ही गया तो बेटा आप कहां जाओगे, यहीं रुको। तब भागता है वो, तब भागता है बहुत तेजी से। और मैं भी चाहता हूं कि ऐसा आदमी मुझे भगवान ना माने, कोई जरूरत नहीं कुछ मानने की, क्योंकि ज्यादातर लोग आपके क्लोज इसलिए होना चाहते हैं कि वो आपसे सुविधाएं लेना चाहते हैं। पिछली बार हुआ था एक शिविर में, एक व्यक्ति आ गए थे ऐसे, वो तुरंत आते ही कि वो दही लाए हैं 5 किलो, पनीर लाए हैं 3 किलो, जैसे वो शादियों में फूफा फूफा टाइप के लोग नहीं आते हैं, फूफा मौसा टाइप के आ जाते हैं। तो उन्होंने वो दिया, ठीक है भाई धन्यवाद कि तुम दही ले आए जो कि खट्टा कल खाने लायक नहीं रहेगा, पनीर ले आए जो कि एक बार के बाद दोबारा काम नहीं आएगा, धन्यवाद आपका। लेकिन वो फिर वो 3 दिन तक किचन में सबके ऊपर ही मंडराते रहे कि अब ये कर दो, अब मेरे खाने में थोड़ा सा एक गुड़ का टुकड़ा दे दो, ये दे दो। मतलब वो सिर्फ एक संबंध जोड़ रहे थे कि अब सुविधाएं लेनी। हम तो चालाक आदमी, हम भगा देते हैं ऐसे लोग। मैं आप सबसे बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, 3-4 नियम हैं यहाँ के, ध्यान रखें। पहली बात यह है, हमने स्वयं इतनी कोशिश की है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, हम सभी प्रयास कर रहे हैं। जैसे गर्मी है तो ऊपर वाले फ्लोर में गर्मी ना हो, तो शायद आपको पता नहीं, यहाँ 3 लड़कों की ड्यूटी है जो हर 2 घंटे बाद छत पे पानी डालते हैं जाके। कोई नहीं करता आपके लिए, यहाँ होता है सिर्फ इसलिए कि आपको गर्मी ना फील हो। नीचे तो ठंडा है लेकिन ऊपर थोड़ी सी हो सकती। साफ सफाई की व्यवस्था आप देख लें, यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था पर्याप्त की गई है, लेकिन फिर भी अगर आप पंखे खुले छोड़ेंगे तो फिर उसके बाद दिक्कत में आएंगे, तो आप ही कारण। ये बात अलग है, जनरेटर है लेकिन फिर वो उसका शोर भी दिक्कत देगा। तो यहाँ पे आप लोगों को किचन में व्यर्थ में जाके कोई भी बीच में कि मुझे ये दे दीजिए जी, मुझे वो दे दीजिए, ये कोई नहीं करेगा। मैंने सिर्फ आपसे कह दिया, मैं आपसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं, आप 5 दिन मौन में अपने साथ गुजारें, जिसके लिए आप केवल सोएं और कुछ ना करें। पड़ोसी को तंग करने की जरूरत नहीं। कई बार लोग सोचते हैं सामाजिक तरीके से कि उनके मौन में बाधक दूसरा व्यक्ति हो रहा है। कोई उठ के चल दिया, बोले हमारा मौन डिस्टर्ब हो गया। किसी ने गैस छोड़ दी तो उसका मौन डिस्टर्ब हो गया। कोई किसी वजह से कुछ कर रहा है, उसका मौन डिस्टर्ब हो गया। भाई मौन में आप हो, दूसरा आपका मालिक क्यों हो रहा है? हमने इस बार यहाँ एक अद्भुत प्रयोग किया कि यहाँ कुछ परिवार भी हमने इकट्ठे किए, क्योंकि जैसे जैसे ये व्यवस्था बढ़ रही थी, बहुत से लोगों के फोन आते थे कि हमें परिवार के साथ आने दीजिए। तो इस बार आप यहाँ बच्चे भी देखेंगे 2-4। हमने जानबूझ के किया, हमने कहा चलो एक संघर्ष है लेकिन देखेंगे। एक तरफ फोन और दूसरी तरफ वो 2-4 बच्चे जो अपनी उछल कूद से कुछ आवाजें कर देंगे, कुछ शोर कर देंगे। तो आपको अपने मौन को संभालना है, बच्चों को चुप नहीं कराना है। अपने मौन को स्वयं संभालिए।
बच्चे को चुप नहीं कराना है, यहां दूसरे पे ब्लेम नहीं करना है, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा। और कोई अगर दूसरे को डिस्टर्बेंस करता है तो हमारे सखा परिवार के बच्चों को ये पूरी मेरी तरफ से खुली छूट है कि यदि कोई डिस्टर्बेंस पैदा करता है, बातें करता है, गपशप करने की कोशिश करता है, और बुरा नहीं मानिएगा, कह दूं महिलाएं ज्यादा करती हैं, ये पहले ही कह रहा हूं, अगर ऐसा करते पाए जाते हैं तो हमारे सखा परिवार के बच्चे उनको यहां से जाने के लिए स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। इसमें आपको बाद में बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आप अपने मौन में सहायक नहीं हो सकते तो दूसरे के लिए बाधक बनेंगे, तो मैं आपको यहां से जाने के लिए कहूंगा, क्योंकि आपके लिए संसार उचित है। बिल्कुल क्लियर? कोई किसी को संदेह तो नहीं? आप मौन में शामिल होना चाहते हो? नहीं चाहते हो? आप बच्चों के साथ मौज मस्ती करिएगा, आपको मैं आजाद करता हूं, ठीक है? अभी अगर तुम्हें संकल्प है तो तुम्हें बताओ, जाने दूंगा मौन में। जाओगी? चुप रहोगी? पक्का? बोलोगी तो नहीं? शोर तो नहीं करोगी? पक्का? ओके गुड। अगर तुमने ऐसा किया तो जाते वक्त तुम्हें इनाम भी दूंगा। तो ये अगर देखो एक बच्चे का संकल्प हो सकता है जो कि सबसे ज्यादा चंचल होते हैं, तो आप लोगों को तो फिर बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं तो सच कहूं कि अब बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भी। कल इस बच्चे ने अपने बर्थडे के लिए सिर्फ मुझसे मिलना चाहा था और इसको केक मिला। मौके की बात थी, मेरा मूड था, मैंने कहा केक मंगवाओ, हैप्पी बर्थडे। तो उसी प्रकार मुझे जीतने का ढंग यह है कि मुझसे कुछ ना चाहो, मैं पहले से पहले सब चीजें सोचे हुए हूं। और मैंने एक विशेष चीज इस बार की है, वो कहने के बाद मैं यहां से उठ जाऊंगा, अपने और काम करूंगा। तो दो बातें बता देता हूं। पहली बात कि अभी यहां 11 बजा है, 12 बजे जितने भी लोग यहां जो अलाइनमेंट के लिए आए हुए हैं, इलाज के लिए, वो सभी लोग ऑफिस में इकट्ठे होंगे ठीक 12 बजे। मैं उनसे मुलाकात करूंगा, तो 12 बजे के लिए उनको समय, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि यहाँ भोजन एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति का अलग शैली है कि उसको बीच में भूख लग सकती है, एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच में वो परेशान हो सकता है। तो हमने इस बार नई चीज की, हमने छोटे छोटे ये पैकेट्स बनाए, छोटे छोटे पैकेट्स हैं, और कोशिश की है कि हर व्यक्ति को ये दिया जाएगा। अगर किसी को लगता है नहीं वो सामर्थ्य है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो ना भी ले, वरना हर व्यक्ति इसमें से एक पैकेट उठाए और अपना ले जाके अपने पास रखे। और यदि उसको उन समयों में भूख लगती है जिन समय में चाय, खाना, भोजन नहीं उपलब्ध है, तो अपना हल्का फुल्का वो इसको लेके अपनी भूख को शांत कर सकता है। ये भी किया है, ये भी यहां तक भी सोचा है। मतलब हर बार मैं कुछ सोचता ही रहता हूं कि कहीं पे कोई कमियां हो, उनको कैसे सुधार करूं, और यही हमारे विकास की प्रक्रिया है। यहां कोई एक मैंने सिस्टम ऐसा नहीं बना दिया जो हर बार चलता रहेगा। यहां हर बार लविंग है, नया है। हर बार मैं बोलने बैठता हूं तो जितने लोग यहां आए हैं सबको पता है कि हर बार कुछ नया बोलता हूं, मैं पुराना रहता ही नहीं। अगली बार आओगे फिर कुछ अलग बात करूंगा, कुछ अलग ढंग से करूंगा। तो कुल मिला के मैं आप सबसे सिर्फ इतना सा ही छोटा सा निवेदन है कि आप सब अपने मौन को बरकरार रखें। यहां पे एक भी बच्चा नौकर नहीं, एक भी एम्प्लॉय नहीं है सखा परिवार में। सखा परिवार में जितने लोग आपके लिए काम करते दिखते हैं वो सब बहुत सम्मानित हैं, बहुत अच्छे घरों से हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ के यहाँ पे हैं। तो इसलिए आप उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, और हो सके तो उनको सहयोग करें। आपके आने से पहले, आप यहाँ 5 दिन के लिए आते हो, यहाँ 10 दिन पहले से तैयारियां आरंभ होती हैं। तो 5 दिन कम से कम आप लोग उनको रेस्ट दें, उनको सफाई ना करनी पड़े, उनको और चीजों में थोड़ा आराम हो, वो सिर्फ बाहर से सामान लाने की व्यवस्था में रहें। किचन का काम भी बच्चे करते हैं, लेकिन अगर आप में से कोई सहयोगी टीम होगी बहुत अच्छी बात है। निश्चित ही ये गर्मी है, चूल्हे के पास बैठना मुश्किल है, लेकिन एक बार मात्र सरकार ने कहा कि हमें गैस की दिक्कत होगी तो हम भयभीत नहीं हुए, हमने उसी दिन से चूल्हे पे काम शुरू कर दिया। हम घबराते नहीं किसी परिस्थिति से, हमने कहा नहीं होगी हम तब भी जी लेंगे। हम सोलर प्लांट देख रहे हैं, सोलर तरीके, हम और तरीके का आविष्कार कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम चीजों को करेंगे। तो यहाँ हमेशा ही कुछ ना कुछ शोध होगा, और उसमें सहयोगी आप सब बनेंगे। और आप सबको मैं अपना एक परिवार मान के
सिर्फ अपना जीवन दर्शन इसलिए देता हूँ ताकि आप अपने घरों में जाके उसको बेहतर ढंग से जीने के लिए शुरुआत कर सकें। बहुत से लोग, मुझे खबर मिलती है कि वो यहाँ आते थे, उससे पहले घर में वो कभी कुछ काम भी नहीं करते थे। वो 5 दिन उनका मोबाइल छूटा, वो काम यहाँ आके करने लगे, तो घर जाके भी पत्नी को सहयोग करने लगे। तो जब पत्नी को सहयोग करने लगे तो पत्नी उन्हें थोड़ा ज़्यादा सहयोग करने लगी। कहने का मतलब खुशहाली के लिए ये चीज़ें अच्छी हैं। तो अगर इतना सा भी परिवर्तन किसी के अंदर आता है, मैं समझूंगा हमारा काम पूर्ण हुआ। मैं समाज को बदलने के लिए कोई पागल नहीं हूं, लेकिन जितना बदलता हो मुझे देख के बदल जाए, उसमें मुझे आनंद है, क्योंकि मेरे पास मेरे जिंदगी के अलावा कोई संदेश आपको देने के लिए नहीं है। मैं यहाँ कृष्ण, बुद्ध, नानक की कविताएं सुनाने नहीं बैठा, मैं अपने जीवन को प्रदर्शित कर रहा हूँ। और यहाँ आप जो कुछ देखोगे ये मेरा जीवन है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, कोई भी आर्किटेक्ट नहीं लगा, यहाँ पे कोई ठेकेदार नहीं लगा, यहाँ इंटीरियर में किसी की मदद नहीं ली गई, हमारे सखा परिवार ने ही सभी तरीके से यहाँ चीज़ों का निर्माण किया। यहाँ की एक एक डिजाइनिंग हम सब की अपनी सोची हुई, यहाँ की पूरी व्यवस्था, यहाँ का ऑफिस, यहाँ एक एक चीज़ सब हम लोगों की अपने द्वारा क्रिएशन है। और आगे भी जो होगा वो अपने तरीके का क्रिएशन होगा। ये जो पॉट भी यहाँ बनाया है तो यहीं सखा परिवार के एक बच्चे ने बनाया। इसकी जरूरत नहीं है, ये तालियां मुझे कम चाहिए। आपके जिंदगी में परिवर्तन वास्तविक तालियां। ऊपर की तालियों के संबंध में मैंने हमेशा एक शेर कहा है, आए जो महफिलों से मेरे शेरों पे दाद, लगता है मैं गलत राह पा गया हूं। ताली बजी तो लगता है मदारी हुआ हूं मैं, ऐसी नहीं थी चाह कहां आ गया हूं मैं। मुझे मदारी नहीं होना। बैठो कि सिले लब हों और आंखें भी हों पत्थर, तुम्हारी महफिलों को मैं खाना बना रहा हूं मैं। साकी की थी तलाश तुम्हें, लो अब आ गया हूं मैं, देखो मेरी आंखों में क्या पिला रहा हूं मैं। पागल सभी हैं दोस्त मेरे जो पाके गल करें, और सभी पागलों के दर्द यहां बतला रहा हूं मैं। तकलीफों में झांको तो दिखे मैं ही है कारण, ईगो। तकलीफों में झांको तो दिखे मैं ही है कारण, तुम्हारे इस अहम को तुमसे छीनने आ रहा हूं मैं। बदले में तुम्हें दूसरों के दर्द दूंगा मैं, बदले में तुम्हें दूसरों के दर्द दूंगा मैं, अंतस में अपने इसी मजे को पा रहा हूं मैं। मुझसे करो मोहब्बत, कोई बुत नहीं हूं मैं, पैगाम है यही सारे जहां में पहुंचा रहा हूं मैं। मेरा सिंपल सा पैगाम है, इंसानियत, दोस्ती। कोई छोटा नहीं है, आप में से कोई छोटा नहीं है। एक समय था मैं आप जैसा ही था, थोड़ी सी समझ बदली, थोड़ी सी जिद उठाई और जीवन बदल गया। आपका भी बदल सकता है, लेकिन आप सोचो कि आप जो हो उसी हालात में बदले, आपको छोड़ना कुछ ना पड़े, आपको त्यागना कुछ ना पड़े, उसी जगह आपका महल बन जाए जहां आप खड़े हो। तो पहले तो हटना पड़ेगा उस जगह से, फिर महल बनेगा। आप कहते नहीं पहले महल बन जाए फिर हटेंगे। अभी मैंने एक पोस्ट क्या डाल दी कि हार्ट के पेशेंट, भाई बात थी उस सुदेश बेरी के साथ, मेरा पॉडकास्ट था, बातों बातों में मैं कह गया, जज्बात में बह के मैंने कहा ठीक है यार, हार्ट के पेशेंट तो ऐसे ही करता हूँ, चलो एक शुरुआत करते हैं कि भाई अगर नहीं सही हुआ तो पैसा वापस। मैंने ऐसे एक बात कह दी तो वो वीडियो बड़ा हिट चला गया, बड़े फोन आने लगे। तो उसमें कुछ लोग कमेंट्स करके कह रहे पहले ठीक कर दो फिर पैसे ले लेना। तो हमने कहा हम फाइनेंस कंपनी की तरह गुंडे रख लें पहले, जो नहीं दे पाए उसके घर पे भी, तो अभी छोड़ो ये सब, फाइनेंस कंपनी खोल लो पहले। मतलब अजीब सी चीज है। मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूं कि हम अपनी थेरेपी को दुनिया के बीच लाने के लिए एक चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन लोग इसमें भी मक्कारी दिखाए पड़े। हर एक को ये छूटें चाहिए कि छूट दे दो, इसमें कम कर दो, उसमें कम कर दो। मैं कहता हूं आओ मेरा बैंक बैलेंस चेक करो, मेरे खर्चे चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि रहम के पात्र हैं हम। जिस तरीके के खर्चे, जिस तरीके की चीजें यहाँ हम कर रहे हैं लगातार हो रही है। अभी भी आप देखो ये हॉल, पहले जिन्होंने देखा हुआ उन्हें पता है कि अब ये निर्माण हो रहा है इसमें, और ये पूरा बंद करा के इसलिए रख रहे हैं कि कल को आप ये गर्मी में बैठना पड़े ना बैठना पड़े, पंखे हों अच्छे से हों, मच्छर ना हो, मक्खी ना हो। तो किसके लिए कर रहे हैं?
तो कहना मेरा अंत में यही है कि यदि आप लोग अपने मौन के साथ बेहतर समय गुजारोगे, बहुत प्रश्न मैंने आपके दिमाग में डाल दिए, उनमें से बहुतों के उत्तर आपको मिल जाएंगे और बहुत सी बातें व्यर्थ नजर आएंगी जो आपके दिमाग से उतर जाएंगी मात्र 5 दिन में अगर सही से किया। इसके अलावा मैं अब 5वें दिन आपसे संपर्क करूंगा। अभी जो मैंने बोला है 12 बजे उन लोगों से मिलूंगा। ये कुछ चीजें हैं जो मैं समझूंगा हमारे यहाँ के बच्चे वितरण कर देंगे, लोग अपने रखें। 5 दिन अच्छे से यात्रा करें और शिकायत का मौका मुझे ना दें। हमारी तरफ से कोई गलतियां हो तो जाते वक्त यहाँ पे शिकायत पत्रिका है, उसमें लिख जाइएगा। हम लोग उसको चिंतन करते हैं हर बार, ताकि अगली बार और सुधार कर सकें। प्रणाम।